सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और आप सभी का अभिनंदन। जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहले लेखन गारसादा तासी ने किया था, जो उनकी रचना थी इसतवार द ला एंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है। फिर दूसरा जो है शिव सिंह सेंगर ने किया था, शिव सिंह सरोज ने, शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य इतिहास का। तीसरे नंबर पर जॉर्ज गैरसन थे, जिन्होंने द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। ठीक है। फिर मिशबंधु विनोद लिखा था मिशबंधु ने। अब हिंदी साहित्य के इतिहासकार के बारे में जो आधुनिक काल के थे, उसमें हिंदी साहित्य लेखन इतिहासकारों में रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सबसे अग्रणी पंक्ति में लिया जाता है। सबसे आगे पंक्ति में लिया जाता है किसका नाम? रामचंद्र शुक्ल जी का। क्यों लिया जाता है? क्योंकि इन्होंने विधेयवादी पद्धति अपनाई थी। इन्होंने जो मतलब कि समय, जाति और कालक्रम अनुसार ये लिखा था इन्होंने, कि मतलब इन्होंने उसको भी दर्शाया था, जो वहाँ का कालक्रम अनुसार उनके जाति, समय सब कुछ दर्शाया था उन्होंने ना। तो शुक्ल जी ने 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा। कब लिखा? 1929 में। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? 1929 में। शुक्ल जी ने अपने लेखन में विधेयवादी पद्धति अपनाई। शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा। कितने वर्षों को बांटा? 9 वर्षों को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। और कितने वर्षों के इतिहास को बांटा? 900 वर्षों के। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये बन जाता है क्वेश्चन कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। दूसरा, कब लिखा था? 1929 में। तीसरा, कितने वर्षों के इतिहास को बांटा था? 900 वर्षों के इतिहास को। कितने खंडों में बांटा था? 4 खंडों में। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा। ठीक है। उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा, आधुनिक काल को गद काल कहा। शुक्ल जी का काल विभाजन सभी को बहुत पसंद आया। बाद में सभी लेखकों ने थोड़ा हेर बदल बदला कि इन्हीं की कॉपी थी। सभी लेखकों ने जब इतिहास लेखन तो लिखा था, लेकिन इन्हीं की कॉपी की थी। सबसे पहले इन्होंने अपना दिमाग लड़ाया, अपनी वैज्ञानिक पद्धति से इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आचार्य शुक्ल एक खोजी प्रवृत्ति के थे। उनकी विवेचना शक्ति रूप वैज्ञानिक थी। वे ऐसे ग्रंथ की रचना कर पाए जो आज तक सुप्रसिद्ध है। 1929 में लिखा था, यानी कि 100 साल वर्ष पूर्ण होने वाले हैं इसको। 2029 में इसको 100 साल पूर्ण हो जाएंगे, शताब्दी हो जाएगी। लेकिन आज भी वो इतना ही लोकप्रिय है जितना कि वो तब था 1929 में। जिस प्रकार एक इनकी बहुत बड़ी मतलब पंक्ति है जो आती ही आती है, ये बहुत आती है एलटी में, प्रवक्ता में, नेट में, मतलब ये आती ही है कि जिस अभी आएगा ऐसे कि भाई किसने कहा, है ना। इसमें यह है कि कविता क्या है? कविता है जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था को ज्ञान दशा कहलाती है, यानी कि जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो वो ज्ञान दशा कहलाती है, वो ज्ञान को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। रस दशा यानी कि जब हृदय बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो सभी रसों को प्राप्त होता है, यानी कि बहुत खुश होता है। हृदय की इसी मुक्ति साधना की मनुष्य की वाणी को जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। और हृदय जब कवि कविता करता है ना, तो हृदय की इसी मुक्ति साधना के मनुष्य की वाणी से, यानी कि जो कवि के शब्द कवि के शब्द से विधान जो करती है ना, जो उसके मुंह में शब्द आते हैं, जो मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती है, उसे हम कविता कहते हैं। किसकी पंक्ति है ये? रामचंद्र शुक्ल जी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, इसे तो आप इम्पोर्टेंट लगा ही लीजिए ना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए ये है कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा था कि आदिकाल को क्या कहा? वीरगाथा काल। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा? वीरगाथा काल कहा। पूर्व मध्य काल को क्या कहा? भक्ति काल कहा। उत्तर मध्य काल को क्या कहा? रीति काल कहा। आधुनिक काल को क्या कहा? गद काल कहा। अब यही बन गए 4 क्वेश्चन तो, कि आधुनिक काल को क्या कहा? गद काल। उत्तर मध्य काल को कहा रीति काल। पूर्व मध्य काल को क्या? भक्ति काल। और आदिकाल को वीरगाथा काल। इनमें बहुत ज़्यादा वो होता है
उत्तर मध्य काल को क्या कहा, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। अब जो है पता ये होना चाहिए कि पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद में, यानी कि पूर्व मध्य काल में भक्ति काल का आया, रीति काल उससे बाद में आया। ठीक है, समझ में आ गया। ये इसका टाइम जो है बाद में बताऊंगी मैं, अभी पहले आप नाम को देखिए, है ना। इसी में से क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसीलिए मैंने इस पेज में करके ये मैंने पहले लिखा था, फिर मैंने काट दिया, फिर मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे लिखा। मैंने कहा एक पेपर समझ में नहीं आएगा ये, है ना। अब देखिए पूर्व मध्य काल को इन्होंने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण, जो निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, उसमें भी इसके 2 भाग हैं, एक ज्ञानाशयी काव्य धारा और प्रेमाशयी काव्य धारा। ज्ञानाशयी में जो मतलब कि सिद्ध थे, है ना, सिद्ध थे, जैसे गुरु नानक देव थे या फिर कबीर थे, ये निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, ये किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो यहाँ पे ये आते हैं ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में। प्रेमाश्रयी में आते हैं ये आपके सूफी काव्य धारा जो होती है ना, सूफी लोग होते हैं, ज्ञान प्रेमीशाही काव्य धारा में भी आते हैं। जो सूफी क्या थे, जो सूफी कवि थे, जो वो प्रेमी और प्रेमिका को क्या करते थे, ईश्वर मानते थे। तो उनमें प्रेमाश्री काव्य धारा में आ गया। अब भक्ति काल का दूसरा भाग है सगुण काव्य धारा। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि पूर्व मध्य काल को क्या कहा, भक्ति काल। अब रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कितना, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को कितने बांटा में, 2 भागों में, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा, 2 में, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। जैसे कि अब पता ही है कि इसमें राम का जितना भी आपका वो आया, जैसे तुलसीदास है या फिर आपका रामदास है ना, ये जो है आपके कराम काव्य धारा में है। और कृष्ण काव्य धारा में जितने भी कृष्ण के पदों का, कृष्ण की उन्होंने व्याख्या की है, वो सब कृष्ण काव्य धारा में आ जाएंगे, है ना। तो अब क्या है, यानी कि देखिए उन्होंने बिल्कुल जाति के, उनके प्रथा के, जो सांस्कृतिक उन्होंने उसके आधार पर उन्होंने बांटा हिंदी साहित्य के इतिहास को। फिर है कि रीतिकाल, उत्तर मध्य का रीतिकाल। यहाँ पे क्या है कि लोग जो यहाँ के भारत के जो राजा थे ना, उस समय बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आनंद में डूबे हुए थे। उनके यहाँ पे मतलब कि मतलब आनंद विभोर होकर उन्हें अपने राज्य की कोई चिंता नहीं थी, किसी प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। वे अपने आनंद में मगन रहते थे, अपने ऐश आराम में मगन रहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। बस उन्हें क्या था कि उत्तर मध्य का रीतिकाल को हम यहाँ पे बोलते हैं शोषण काल ही बोल सकते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इसमें ही, लेकिन यहाँ ये क्या करते थे कि अपने काल में जो यहाँ के जो राजा थे, वे अपने जो राज दरबार में एक मतलब कि मंत्री रखते थे, जो मतलब कि कविता होता था, मतलब कवि होता था, उनका राज्य कवि होता था वो। तो उनको अपने उसमें रखते थे दरबार में। जैसे कि अकबर था, अकबर के यहाँ पे 9 नवरत्न थे, तो उनमें से तानसेन था। इस तरह से ये रखते थे, मतलब कि अलग अलग राज कवि रखते थे ये। तो वे रीति, इनके जो वहाँ के जो राजा थे, उनके वो बड़ाई करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उनके प्रशंसा के रूप में उन्हीं के ऊपर लिखते थे। तो उसे रीतिकाल कहा गया, यानी कि उन्हीं की प्रशंसा करते थे। अब रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया, रीति व्रत काव्य धारा। रीति व्रत काव्य धारा में वे लोग आते हैं, वे लेखक आते हैं जिनकी कवि केवल अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे। अपने राजाओं की प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं लिख सकते थे, जो लिखते थे वो राजाओं के लिए लिखते थे। रीति मुक्त में वे कवि आते हैं जो बंधे हुए नहीं थे, है ना, जो बंधे हुए नहीं थे, वे अपनी मुक्त कविता करते थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। और एक रीति वृद्ध में जो रीति मुक्त भी थे और रीति काव्य धारा भी थी, यानी कि वे ऐसा भी लिखते तो वैसा भी लिखते, ये रीति सिद्ध आ जाता है। ठीक है, तो इसी में से कम से कम अगर बनाओ तो 50 क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में से। अगर मैंने इसमें से 50 क्वेश्चन बनाऊंगी, वो तो मैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगी ना आपको, वो सब उसमें आ जाएगा, है ना। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल वीडियो देखते रहिए। लेकिन हाँ, इस वीडियो को जो चार्ट है, कम से कम 2-3 बार इसको दोहराइए, ये आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है ये। और देखिए मेरे पास इतने साधन नहीं हैं कि जैसे कि है डिजिटल वो होता है, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। ये मेरा प्रयास है, आपको पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।